नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। कैंसर विज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी कि कौन कौन से कार्सिनोजेंस होते हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी पर्सन के अंदर कैंसर फॉर्मेशन या कार्सिनोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें हमने देखा कि दो प्रकार के कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कोज करने वाले फैक्टर होते हैं। एक हमारी बॉडी के साथ जुड़े हुए फैक्टर जिनको हमने बात की थी एंडोजीनस या नॉन मॉडिफाइबल कार्सिनोजेंस, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था हेरिडिटी फैक्टर, एज, रेसेस, सेक्स एंड हार्मोन। देन कुछ फैक्ट्स की हमने बात की थी कि इंडियन फीमेल में मोस्ट कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है और इंडियन मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल म्यूकोसा का कैंसर होता है। देन अपन ने बात की थी कि वर्ल्ड की फीमेल में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और वर्ल्ड के मेल में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर है। देन हमने बात की थी कि हाईएस्ट डेथ रेट फीमेल के अंदर इंडिया और वर्ल्ड में जिस कैंसर की है वो ब्रेस्ट कैंसर है और हाईएस्ट डेथ रेट जिस मेल के अंदर जिस कैंसर की इंडिया और वर्ल्ड में है वो लंग कैंसर है। देन अपन ने बात की थी एक्सोजीनस बाहर से अटैक करने वाले कार्सिनोजेंस की। एक्सोजीनस में अपन ने पहला डिस्कस किया था फिजिकल कार्सिनोजेंस। फिजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर अपन ने बात की थी क्रोनिक एक्सपोजर विथ हीट, जिसमें कांगरी कैंसर और सूटा कैंसर अपन ने डिस्कस किया था, रेडिएशन, और नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया था क्रोनिक ट्रॉमा और इरिटेशन। देन अपन ने बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस के बारे में बात की थी जिसके अंदर बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी और ऑन्कोजेनिक वायरस जिसमें डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के बारे में बात की थी। उसके बाद में अपन ने केमिकल कार्सिनोजेंस के बारे में बात की थी, कौन कौन से ऐसी केमिकल्स है जो हमारी बॉडी में कैंसर फॉर्मेशन या कार्सिनोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो उस जो लेक्चर था प्रीवियस उसके अंदर दोस्तों अपन ने कार्सिनोजेंस के बारे में बात की थी या वो फैक्टर अपन ने डिस्कस किए थे जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर कैंसर डिटेक्शन। ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिनकी मदद से हम कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। कैंसर को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से ऐसे कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिनको अपन फॉलो करेंगे। एक पर्सन के अंदर अगर कहीं पर भी कैंसर फॉर्मेशन हुआ है और उसको डिटेक्ट करना है तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल हो सकते हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा कैंसर है, ट्यूमर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। इन सारी चीजों के बारे में हम पता कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा सबसे पहली स्लाइड, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं है, कोई भी डिसऑर्डर हो, चाहे वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो चाहे कोई अदर डिसऑर्डर हो, किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए वो कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से फैक्टर उसकी लाइफ में उसको रूटीन लाइफ में प्रभावित कर रहे हैं उनके बारे में, उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में पता लगाने के लिए, किन फैक्टर के साथ उसका लंबे समय से एक्सपोजर है, कांटेक्ट है, उनके बारे में पता लगाने के लिए, या किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करवाने के लिए या करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है वो है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने यहां पर इसको एक डायग्राम से भी दर्शाया है। देखिए किस प्रकार से एक डॉक्टर जो है वो यहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, इसका बीपी मेजरमेंट कर रहा है। तो जब भी कोई पर्सन, अगर अपन बात करें कैंसर से रिलेटेड अपने को बात करनी है, तो जब भी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पेशेंट आता है और उसके अंदर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कैंसर हो सकता है, तो डॉक्टर एक तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, उसका हाइट, वेट, उसका अपीयरेंस सारा कुछ देखता है और साथ ही साथ उस पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है जिसमें पूछा जाता है उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, क्या कोई पास्ट में उसकी सर्जरी हुई है, क्या कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, क्या कोई अदर डिसऑर्डर है, क्या फैमिली में इस प्रकार के कोई कैंसर की हिस्ट्री है, किस प्रकार की उसकी लाइफ स्टाइल है और कौन कौन से फैक्टर के साथ उसका लंबे टाइम से एक्सपोजर हो रहा है या लेना देना हो रहा है। तो कैंसर डायग्नोस करने के लिए पहला अपन ने लिखा है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन बात करें हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा क्या डायग्नोस्टिक टूल हो सकता है, सेकंड अपन ने यहां पर लिखा है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। अगर कोई पर्सन यहां पर हिस्ट्री दे रहा है कि उसकी कहीं ना कहीं बॉडी में कोई लंप या कहीं पर भी थिकनिंग फील हो रही है, कहीं पर उसको ट्यूमर लग रहा है, तो अपन बात करें तो उसको डायग्नोस करने के लिए इनिशियली डॉक्टर उसको क्या लिखता है कि आपको एक्सरे करवाना है।
जैसे मान लीजिए यहां पर एक एक्सरे फाइंडिंग आपको दिखाई जा रही है, एक्सरे फिल्म है, और ये एक्सरे फिल्म जो है ये बेसिकली सीए लंग्स के लिए है। एक पर्सन के अंदर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि लंग कैंसर हो सकता है, और उसके अंदर एक्सरे देखेंगे तो यहां पर देख लीजिए एक अबनॉर्मल यहां पर लंप या ट्यूमर फील हो रहा है, जिसको रेड एरो से दर्शाया है। ये जो रेड एरो यहां पर दिखाना चाह रहा है वो बेसिकली क्या है, ट्यूमर दिखा रहा है, ये लंग कैंसर के लिए दिखाया गया है। तो क्लियर है, पहला अपन ने लिखा है डायग्नोस्टिक टूल के अंदर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में अपन कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं और उसको डायग्नोस करने के लिए अपन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन या एक्सरे की मदद ले सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि और क्या डायग्नोस्टिक टूल हो सकते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट अपन ने लिखा है ब्लड एग्जामिनेशन। जब भी हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज आता है और वो अगर वहां पर हिस्ट्री दे रहा है या उसमें लग रहा है पॉसिबिलिटी है कि कैंसर हो सकता है, तो कुछ ब्लड एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहां पर ब्लड एग्जामिनेशन की, तो कौन कौन से ब्लड एग्जामिनेशन होते हैं, तो देखिएगा कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं। अगर अपन बात करें कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन कौन से होते हैं, तो जैसे ही पेशेंट आता है तो उसको डॉक्टर के द्वारा एडवाइज किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि उसको कहा जाता है आप सीबीसी करवाएं, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवाएं, आप ईएसआर या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में पता लगाएं, आप उसकी टीएलसी करवाएं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट करवाएं, आप उसका हीमोग्लोबिन चेक करें। अगर अपन बात करें इसके अलावा क्या किया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि आप आरएफटी या रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएं कि किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर अपन बात करें आरएफटी के बाद में, तो एलएफटी या लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। अगर अपन बात करें इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल करवाया जाता है, वायरल मार्कर करवाया जाता है। तो ये तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। ब्लड एग्जामिनेशन में अपन ने लिखा है वायरल मार्कर करवाना कि उसके अंदर कोई ब्लड बोर्न डिजीज लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी ये तो नहीं है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल करवाना, हीमोग्लोबिन चेक करवाना, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाना, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना, डीएलसी यानी कि डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, न्यूट्रोफिल कितनी है, इयोसिनोफिल कितनी है, बेसोफिल कितनी है, इनके बारे में पता लगाना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि डब्ल्यूबीसी टोटल कितनी है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट या सीबीसी। ये तो अपन रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन बात करेंगे कि इसके अंदर हार्मोनल लेवल चेक करवाते हैं। डिफरेंट टाइप के हार्मोन हैं और जो उस ट्यूमर से रिलेटेड हमें लग रहा है कि ये हार्मोनल लेवल अबनॉर्मल हो सकता है, तो वो हार्मोनल लेवल चेक करवाया जाता है और एंजाइमेटिक स्टडी करवाई जाती है। जो एंजाइम उस ट्यूमर से रिलेटेड हो सकता है डिस्टर्ब मिले, तो उस रिलेटेड एंजाइम का लेवल चेक करवाना, जिसको हमने लिखा है एंजाइमेटिक स्टडी करना, हार्मोनल लेवल चेक करना और रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन चेक करना। हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कैंसर के मरीज के अंदर कैंसर को डिटेक्ट करना है, तो हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल अपन काम में लेते हैं। पहला आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि पेशेंट का हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। दूसरा अपन ने रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन या एक्सरे के बारे में बात की है। तीसरा अपन ने उसका ब्लड एग्जामिनेशन की बात की है, जिसके अंदर हार्मोनल लेवल चेक करना, एंजाइमेटिक स्टडी करना, वायरल मार्कर चेक करवाना, लिपिड प्रोफाइल के बारे में पता करना, एलएफटी आरएफटी करना और उसके साथ साथ सीबीसी, हीमोग्लोबिन, ईएसआर, टीएलसी और डीएलसी इनके बारे में पता लगाना। तो यहां पर अपन ने बात की है यहां पर ब्लड एग्जामिनेशन, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे हार्मोनल लेवल चेक करना, और दूसरा अपन ने बात की है एंजाइमेटिक स्टडी करना। साथ ही साथ कुछ अपन ने बात की है कि इसके अंदर रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना, जिसके अंदर सीबीसी, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, हीमोग्लोबिन, एलएफटी और आरएफटी की बात की है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि और क्या डायग्नोस्टिक टूल हो सकता है, तो देखिए नेक्स्ट हमने लिखा है एंजियोग्राम। अगर हम बात करें कि ये एंजियोग्राम क्या होता है, तो एंजियोग्राम के अंदर मान लीजिए ये एक पर्सन है, एंजियोग्राम में क्या किया जाता है कि जो पर्सन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। अगर हम बात करें वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कौन से चैम्बर में आती है, तो हमें पता है राइट एट्रियम में आती है।
एंजियोग्राम करने के लिए क्या करता है, एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी मींस ब्लड वेसल्स का विजुअलाइजेशन। इस एंजियोग्राम को करने के लिए क्या किया जाता है, रेडियो ओपेक डाई को आईवी रूट से इंजेक्ट कर दिया जाता है। रेडियो ओपेक डाई या जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट या रेडियो ओपेक डाई को क्या किया जाता है, आईवी रूट से इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए कहाँ जाएगा, हार्ट में। हमें पता है ये हार्ट से यहाँ पे सर्कुलेट होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाएगा, तो हमें पता है ये लंग्स में, यहां पर ये लंग्स में आएगा, कॉन्ट्रास्ट इधर सर्कुलेट करते हुए, और लंग्स से हमें पता है वापस ब्लड जाएगा कहां पे, पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट साइडेड एट्रियम में। तो ये कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यहां पर लेफ्ट साइडेड एट्रियम में आ गया। उसके बाद में ये एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। एट्रियम से कहां जाएगा, तो अपन बात करें वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से हमें पता है एओर्टा के द्वारा ये कहां जाएगा, ये कॉन्ट्रास्ट इस ब्लड के साथ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब मान लीजिए हम बात करें कि ये जो है ब्लड आ रहा है, ब्लड के साथ ये कॉन्ट्रास्ट यहां पर सर्कुलेट होते हुए आ रहा है, और यहां पर अपन एक टिश्यू की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए ब्लड आ रहा है, ये एक टिश्यू है जिसके अंदर अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर इस टिश्यू में ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है। अब टिश्यू लेवल पे हमें पता है कि एनास्टोमोसिस होगा किसका, आर्टीरियल कैपिलरीज का, और वीनस कैपिलरीज आपस में यहां पर जुड़ेगी, और जब ये कैपिलरीज यहां पे जुड़ेगी तो हमें पता है यहां पर जो ये टिश्यू की सेल है, इन सेल को यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट देने के लिए यहां से क्या होगा, आर्टीरियल जो ब्लड है इसमें से ये फ्लूइड क्या होगा, यहां पर बाहर निकलेगा, और जैसे ये फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उसके साथ साथ जो यहां पर ये कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट के जो मॉलिक्यूल होंगे ये भी यहां बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, इस ट्यूमर के आसपास में सर्कुलेट हो जाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल होती है इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होता है, तो जैसे ही ये फ्लूइड यहां बाहर निकलता है इस सेल के आसपास में, टिश्यू के आसपास में, तो ये कॉन्ट्रास्ट मटेरियल भी बाहर निकलेगा, और जिन सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ा होता है वो सेल क्या करती है, इस कॉन्ट्रास्ट को पिक कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। अब जैसे ही ये जो कॉन्ट्रास्ट है जहां पर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर ट्यूमर हो सकता है, उस ट्यूमर के आसपास में ये कॉन्ट्रास्ट सर्कुलेट हो जाता है, और जैसे ही कॉन्ट्रास्ट सर्कुलेट होता है अब ऊपर से क्या किया जाता है, एक्सरे फिल्म गिराई जाती है, और जैसे ही हम ऊपर से एक्सरेज गिराएंगे तो इस कॉन्ट्रास्ट का काम क्या होता है, ये रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक का मतलब है जो एक्सरेज गिरेगी उसको ये यहीं पर रोक लेगा, आगे क्रॉस नहीं होने देगा, उसके लिए ओपेसिटी बनाएगा, और जैसे ही एक्सरेज यहां पे गिरेगी और यहां पर रेडियो ओपेक कर्टन बन गया है, तो यहां का जो पार्ट है इस पार्ट का बेटर विजुअलाइजेशन होगा, और उसमें दिखेगा कि क्या यहां पर ट्यूमर, क्या यहां पर कैंसर फॉर्मेशन है। तो यहां पर ट्यूमर या कैंसर फॉर्मेशन वाले पार्ट का बेटर विजुअलाइजेशन करने के लिए हम एंजियोग्राम करते हैं। सबसे पहला अगर आपसे पूछें कि एंजियोग्राम क्या है, एंजियोग्राम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आईवी रूट से रेडियो ओपेक डाई या कॉन्ट्रास्ट मटेरियल डिलीवर किया जाता है, वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होते होते सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में जहां पर ये कैंसर सेल या ट्यूमर है जिसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, ये वहां पर जाकर के उस ट्यूमर के आसपास में सर्कुलेट हो जाता है, और ट्यूमर के आसपास में सर्कुलेट होने के बाद में ट्यूमर सेल या कैंसर सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होता है तो वो उसको पिक कर लेती है, और जैसे ही ये इसके आसपास सर्कुलेट हो जाता है, पिक किया जाता है, उसके बाद में ऊपर से एक्सरे फिल्म एक्सरे गिराया जाता है और एक्सरे फिल्म ली जाती है ताकि इस पार्ट का बेटर विजुअलाइजेशन हो और कैंसर या ट्यूमर को डिटेक्ट किया जा सके। इसको हम कहते हैं एंजियोग्राम। दूसरा यहां पर याद रखना कि जब भी ऐसा कोई प्रोसीजर जिसमें रेडियो ओपेक डाई या कॉन्ट्रास्ट मटेरियल दिया जाता है तो तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी है तो इसको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी में अगर कॉन्ट्रास्ट दिया है तो वो प्लासेंटल सर्कुलेशन में जाकर के इंट्रा यूटेराइन डेथ करवा सकता है। दूसरा, अगर हाइपर सेंसिटिविटी की हिस्ट्री है कि पहले कभी कॉन्ट्रास्ट दिया हो और रिएक्शन हुई हो तो उस हाइपर सेंसिटिविटी वाली कंडीशन के अंदर भी इसको अपन अवॉइड करते हैं क्योंकि रिएक्शन होगी तो उसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। तीसरा, अगर अपन बात करें रीनल इनसफिशियंसी है, ऐसा पर्सन जिसमें किडनी काम नहीं कर रही है उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं देते हैं, बिकॉज अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो कॉन्ट्रास्ट दे तो देंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा बिकॉज किडनी तो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो रीनल इनसफिशियंसी, एलर्जिक हिस्ट्री और अगर अपन बात करें प्रेगनेंसी, इन तीनों कंडीशन के अंदर कभी भी कॉन्ट्रास्ट मटेरियल नहीं दिया जाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जब भी कॉन्ट्रास्ट देते हैं उससे पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं आरएफटी,
रीनल फंक्शन टेस्ट करवा करके उसके अंदर चेक किया जाता है कि सीरम यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिया नॉर्मल है, इसका मतलब किडनी प्रॉपर काम कर रही है और जो कॉन्ट्रास्ट हम देंगे वो वॉश आउट हो जाएगा, यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आरएफटी अबनॉर्मल है, सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिया बढ़ा हुआ है, इसका मतलब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो जब किडनी काम नहीं कर रही है उस दौरान वो सारे प्रोसीजर अवॉइड करते हैं जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट देने की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा। 4 प्रोसीजर अपन ने डिस्कस किए हैं। पहला हमने बात की कि कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम जो उस रिलेटेड होंगे उस कैंसर से, उनके बारे में बता दिया जाएगा। दूसरा, एक्सरे परफॉर्म करके हम पता लगाएंगे कि कहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, कहां पर ओवरग्रोथ हो रही है। तीसरा, हम ब्लड एग्जामिनेशन करवाते हैं जिसके अंदर कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक उस रिलेटेड टू ट्यूमर होते हैं। चौथा, अपन ने बात की कि ट्यूमर का प्रॉपर विजुअलाइजेशन करने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट दे करके विजुअलाइजेशन करना, एंजियोग्राम। अगर हम बात करें कि इसके अलावा और क्या डायग्नोस्टिक टूल हो सकता है तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में अपन ने लिखा है लिम्फ एंजियोग्राम। ये तो अपन ने नॉर्मल विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है लिम्फ एंजियोग्राम। लिम्फ एंजियोग्राम किया जाता है, लिम्फ एंजियोग्राम किया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम के विजुअलाइजेशन के लिए। लिम्फेटिक सिस्टम का या लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन का अगर विजुअलाइजेशन करना है तो उसके लिए जो हम प्रोसीजर काम में लेते हैं वो उसको अपन ने लिखा है लिम्फ एंजियोग्राम। अगर हम बात करें कि इस लिम्फ एंजियोग्राम में क्या किया जाता है तो हमें पता है कि डायरेक्टली हम लिम्फ वेसल्स में एंटर नहीं हो रहे हैं, डायरेक्टली हमें डायरेक्ट लिम्फ वेसल्स नहीं मिलेगी और हमें क्या करना है कि लिम्फ वेसल्स के थ्रू रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करवानी है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो अपने हैंड की ये जो डिजिट है, जो फिंगर है, इन फिंगर के बीच में ये वाली जो जगह है, इस जगह को कहा जाता है इंटर डिजिटल वेब। ये जो जगह है इस जगह को कहा जाता है इंटर डिजिटल वेब। या तो अपने हैंड की इंटर डिजिटल वेब या फिर यहां पे ये डायग्राम देखिए, ये पैर है, इस फिट की जो दोनों अंगुलियों के बीच का ये जो वेब है इसको कहा जाता है इंटर डिजिटल वेब। और यहां पर देखिए ये ब्लैक कलर का कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एक सिरिंज और निडल की मदद से इस इंटर डिजिटल वेब के अंदर यहां पर डिलीवर किया जाता है। स्किन के अंडर में इस इंटर डिजिटल वेब के अंदर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यहां पर क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये इंजेक्ट होने के बाद में देखिएगा ये पैर के अंदर ये क्या है, यहां पर ये ग्रीन कलर की जो है ये लिम्फ वेसल्स है। ये क्या है, लिम्फ वेसल्स। तो आपने इंटर डिजिटल वेब में यहां पर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल छोड़ दिया है, आपने यहां पर डाई इंजेक्ट करवा दी है। ये डाई अब यहां से क्या होगा, इस लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा पिक कर ली जाएगी और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा पिक होने के बाद में ये इस लिम्फ वेसल के साथ सर्कुलेट होगा और ये कॉन्ट्रास्ट मटेरियल पूरे के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। मान लीजिए ये यहां पे आपने जो कॉन्ट्रास्ट दिया ये पूरे के पूरे इस लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट हो गया है और लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट होने के बाद में मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर हम ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं और यहां पर ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इस ट्यूमर वाले लिम्फेटिक सिस्टम के इस ऑर्गन के अंदर या इस लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर यहां पर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल आ गया है और कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जैसे ही यहां पर सर्कुलेट होगा तो जो ये ट्यूमर है इसके द्वारा यहां पर पिक कर लिया जाएगा बिकॉज उस ट्यूमर सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर से इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर जब एक्सरेज गिराएंगे तो एक्सरेज गिराने पर यहां पर रेडियो ओपेसिटी किया जाएगा इस डाई के द्वारा और इस पार्ट का प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम में किस जगह पर ट्यूमर है, कितना उसने ऑब्स्ट्रक्शन कोज किया है, कितना उसका साइज है और कितना उसने आसपास के टिश्यू को इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के विजुअलाइजेशन के लिए जो अपन प्रोसीजर काम में लेते हैं उसको अपन कहते हैं लिम्फ एंजियोग्राम। देखिएगा लिम्फ एंजियोग्राम को अपन फिर से डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें लिम्फ एंजियोग्राम क्यों किया जाता है तो लिम्फेटिक सिस्टम के विजुअलाइजेशन के लिए जो प्रोसीजर काम में लेते हैं उसको हमने लिखा है लिम्फ एंजियोग्राम। अब लिम्फ एंजियोग्राम कराने के लिए या चेक करने के इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हमें लिम्फ वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट देना है। तो इसमें अपन डायरेक्ट लिम्फ वेसल्स तो नहीं प्रिक कर सकते, अपन इसमें क्या करते हैं, हाथ की या पैर की जो इंटर डिजिटल वेब है यानी कि जो अंगुलियों के बीच का ये जो वेब है इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को डिलीवर किया जाता है
और यहाँ पर डिलीवर होने के बाद में ये कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यहाँ की लिम्फ वेसल्स के द्वारा पिक कर लिया जाता है और पूरे लिम्फेटिक वेसल्स के साथ होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम में ये सर्कुलेट हो जाता है। ये यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया गया है। अब इसके साथ जैसे ही सर्कुलेट होगा और जहां पर भी ट्यूमर होगा लिम्फेटिक सिस्टम में, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होगा और वो क्या करेगा, उस डाई को या उस कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद में वहां पर अपन एक्सरे फिल्म गिराएंगे या एक्सरे गिरा करके उस पर्टिकुलर पार्ट की हम फिल्म बना लेंगे और उसका अपन बेटर विजुअलाइजेशन करके पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर की साइज क्या है, कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है और कहां पर उसकी लोकेशन है। तो ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इसी को अपन ने नाम दिया है लिम्फ एंजियोग्राम। आपको पता होना चाहिए लिम्फ एंजियोग्राम जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम के विजुअलाइजेशन के लिए काम में लिया जाने वाला प्रोसीजर है। इसके अंदर हाथ या पैर के इंटरडिजिटल वेब्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट डिलीवर किया जाता है और इंटरडिजिटल वेब में जो कॉन्ट्रास्ट डिलीवर करते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा पिक कर लिया जाता है। पिक होने के बाद में कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट हो जाता है और जहां पर भी ट्यूमर या कैंसर सेल होती है वो उस लिम्फेटिक सिस्टम में आने वाले कॉन्ट्रास्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि सेल को बार बार डिवाइड होना पड़ता है। और जहां ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस पार्ट में अपन पर्टिकुलरली सस्पेक्ट कर रहे हैं ट्यूमर, वहां पर आप ऊपर से एक्सरे गिरा करके उस प्रॉपर पार्ट का या उस पर्टिकुलर पार्ट का हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसी को हम नाम दिया है लिम्फ एंजियोग्राम। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, अगर अपन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की बात करें तो अपन ने लिखा है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल मतलब अपन यहां पर किसका एग्जामिनेशन करेंगे? सेल्स का। और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पहला हमने लिखा है पेप्समियर। पेप्समियर का पूरा नाम है पेपिनोकुलर स्मियर। अगर हम बात करें इस पेपिनोकुलर स्मियर या इस पेप्समियर की, तो ये जो काम में लिया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कि पेप्समियर किसके लिए काम में लेते हैं, तो आंसर देते हैं सीएस सर्विक्स के लिए। यूट्रस का पार्ट है सर्विक्स और सर्विक्स का अगर कैंसर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर हम काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं पेप्समियर। अब एग्जाम में बार बार कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीए सर्विक्स को डायग्नोस करने के लिए कौन सा प्रोसीजर काम में लेते हैं, आंसर देंगे पेप्समियर। दूसरा क्वेश्चन पेप्समियर किससे रिलेटेड है, तो सीए सर्विक्स से। लेकिन अगर अपन बात करें तो ये जो पेप्समियर है ये कंफर्मेटरी नहीं है, ये इस बात को कोई कंफर्मेशन नहीं देता है कि सीए सर्विक्स है ही है, यानी ये कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं है। जब भी हम सीए सर्विक्स का कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की बात कहेंगे तो अपन कहेंगे सर्वाइकल बायोप्सी। सर्वाइकल बायोप्सी, सर्वाइकल बायोप्सी जो होती है, ये सर्वाइकल बायोप्सी इस चीज को कंफर्म करती है कि जो ट्यूमर है वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। यानी सीए सर्विक्स का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आंख बंद करके पेप्समियर नहीं देना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीए सर्विक्स का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, तो आंसर देना है सर्वाइकल बायोप्सी। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि पेप्समियर किससे संबंधित या रिलेटेड है, तो आंसर देंगे सीए सर्विक्स। या सीए सर्विक्स को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं, तो आंसर देंगे पेप्समियर। अब अगर अपन बात करें इस पेप्समियर के अंदर क्या किया जाता है, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो स्पेक्यूला यहां पर काम में लिया जाता है, इस स्पेक्यूला को नाम दिया जाता है एरिज स्पेक्यूला। यानी कि पेप्समियर के अंदर अगर अपन देखें, नेक्स्ट स्लाइड को देखिए एक बार, ये जो स्पेक्यूला यहां पर काम में लिया जाता है इस पेप्समियर के लिए, इस स्पेक्यूला को जो नाम देते हैं उस स्पेक्यूला का नाम है एरिज स्पेक्यूला। तो पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार का डायग्राम आ जाए एग्जाम के अंदर और पूछा जाए कि ये क्या है, तो इसको आपको आंसर देना है कि ये एरिज स्पेक्यूला है। दूसरा, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से टाइप का स्पेक्यूला पेप्समियर के लिए काम में लिया जाता है, तब भी आंसर जाएगा एरिज स्पेक्यूला। अब अपन बात करें कि इस एरिज स्पेक्यूला की मदद से किस प्रकार से पेप्समियर टेस्ट किया जाता है, तो देखिएगा ये एरिज स्पेक्यूला है, इसको यहां पर एंटर करवाया जाता है और उसके बाद में इसको ओपन करवाया जाता है सर्वाइकल पार्ट को। ये सर्विक्स वाला पार्ट है यूट्रस का, ये मान लीजिए यूट्रस है और ये यूट्रस का सर्विक्स वाला पार्ट है, आप यहां पे ये देख रहे हैं। इस सर्विक्स वाले पार्ट को ओपन करने के बाद में एक पेप्समियर ब्रश होता है, उस ब्रश को अंदर एंटर करवाया जाता है सर्विक्स वाले रीजन में
और इस ब्रश को एंटर करवाने के बाद में इसको 360 डिग्री पे रोटेट किया जाता है। इस ब्रश को अंदर इस प्रकार से घुमाया जाता है और जो सर्विक्स के टिश्यू है, सर्विक्स का अंदर की ओर टिश्यू है जहां पर ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस टिश्यू की वहां से स्क्रैपिंग की जाती है। स्क्रैपिंग करना मतलब खुरचना, और वहां पर स्क्रैपिंग करके इस ब्रश की मदद से जो अंदर की ओर सर्वाइकल एपिथेलियल लाइनिंग है या जो सर्विक्स का एपिथेलियल टिश्यू है जहां पर हम ट्यूमर या कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं, उन सेल को यहां से स्क्रैपिंग करके बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद में उसका साइटोलॉजिकली एग्जामिनेशन किया जाता है। उस सेल को देखा जाता है कि क्या उसके अंदर मैलिग्नेंट चेंज हुए हैं, क्या उसमें कैंसर वाले फीचर्स है। अगर कैंसर वाले फीचर्स है तो उसके बाद में उसकी सर्वाइकल बायोप्सी के द्वारा कंफर्मेशन किया जाता है कि हाँ ये कैंसर है। डायरेक्ट बायोप्सी नहीं करते हैं, पहले पेप स्मीयर किया जाता है। अगर उसमें लगता है, अगर उसमें लगती है कि पॉसिबिलिटी है कैंसर हो सकता है, तो उसका कंफर्मेशन सर्वाइकल बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर अपन ने साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट डिस्कस किया है पेप स्मीयर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पेप स्मीयर के अंदर कौन सा स्पेक्यूला काम में लेते हैं, तो आंसर देंगे एरिज स्पेक्यूला इसके अंदर काम में लिया जाता है। कौन सा स्पेक्यूला, तो आंसर देंगे इसके अंदर जो काम में लेते हैं स्पेक्यूला, उस स्पेक्यूला का पर्टिकुलर नाम है एरिज स्पेक्यूला। क्लियर है। दूसरा, अगर अपन बात करें इस पेप स्मीयर के अंदर, तो यहां पर आपको याद रखना है कि पेप स्मीयर किससे संबंधित है, सीए सर्विक्स, या सीए सर्विक्स को डायग्नोस करने के लिए कौन सा, तो आंसर देंगे पेप स्मीयर। क्या ये कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, तो नो। अगर अपन बात करें सर्विक्स कैंसर का कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है, तो आंसर देंगे सर्वाइकल बायोप्सी। इस प्रोसीजर के अंदर क्या किया जाता है, तो एरिज स्पेक्यूला को एंटर करवाया जाता है, उसके बाद में इस सर्वाइकल पार्ट को ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद में एक पेप स्मीयर ब्रश इसको एंटर करवा करके उसको 360 डिग्री पे रोटेट किया जाता है, और रोटेट करके अंदर से जो सर्वाइकल एपिथेलियल लाइनिंग है उसका स्क्रैपिंग करना या उसको खुरच के बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकाल करके उसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर उसमें मैलिग्नेंट फीचर मिलते हैं, सेल में मैलिग्नेंसी वाले चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसको कंफर्मेशन के लिए फिर सर्वाइकल बायोप्सी किया जाता है। यहां तक क्लियर है क्या। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपन ने लिखा है बायोप्सी। अगर अपन बात करें सबसे पहले कि ये बायोप्सी क्या है, बायोप्सी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टिश्यू पीस फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए टिश्यू के टुकड़े को कट करके बाहर निकालना क्या कहलाता है, बायोप्सी। यहां पे एक चीज याद रखना, एक होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। अगर हम बात करें ऑटोप्सी और बायोप्सी में क्या फर्क है, तो वैसे तो बेसिकली दोनों के अंदर ही टिश्यू के टुकड़े को कट करके बाहर निकाला जाता है। ऑटोप्सी और बायोप्सी दोनों में ही टिश्यू के टुकड़े को कट करके बाहर निकाला जाता है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, सेल को एग्जामाइन करने के लिए। लेकिन अगर ऑटोप्सी की बात करें तो ऑटोप्सी के अंदर जिस टिश्यू के टुकड़े को कट डाउन करके बाहर निकाला जाता है वो डेड टिश्यू होता है। मृत टिश्यू के टुकड़े को कट करके बाहर निकालना, जो कि जनरली पोस्टमार्टम के अंदर किया जाता है, तो वो तो कहलाता है ऑटोप्सी। डेड टिश्यू के टुकड़े को अगर कट करके बाहर निकाला जाता है तो वो ऑटोप्सी है। लिविंग टिश्यू के टुकड़े को कट करके बाहर निकाला जाता है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो वो कहलाएगा बायोप्सी। यहां पर एक डायग्राम है जिसके अंदर दिखाया गया कि किस प्रकार से बायोप्सी ले रहे हैं। ये एक बायोप्सी गन है, और इस बायोप्सी गन से यहां पर निडल को एंटर करवा करके मान लीजिए यहां पर ये ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसके किसी टुकड़े को यहां से कट डाउन करके बाहर निकालना, ये टोटल ट्यूमर है। बट इस टोटल ट्यूमर के एक टुकड़े को या टिश्यू पीस को यहां से कट डाउन करके बाहर निकाल रहे हैं इस बायोप्सी गन की मदद से। अगर अपन बात करें इस बायोप्सी की, तो एक चीज अपन ने सीखी है कि एक बायोप्सी होती है और एक ऑटोप्सी होती है। ऑटोप्सी के अंदर भी टिश्यू का टुकड़ा बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो डेड टिश्यू होता है। बायोप्सी में भी टिश्यू का टुकड़ा बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो लिविंग टिश्यू होता है। अब अगर अपन बात करें कि यहां पर ये जो टिश्यू का टुकड़ा निकालने वाला प्रोसीजर है जिसको अपन ने नाम दिया है बायोप्सी, ये बायोप्सी बेसिकली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तो आंसर देंगे आप दो प्रकार की। एक बायोप्सी होती है जिसको कहा जाता है एक्सीजनल, और दूसरी बायोप्सी होती है इसको कहा जाता है इंसिजनल।
एक होता है एक्सीजनल बायोप्सी, एक होता है इंसीजनल बायोप्सी। अगर हम बात करें तो इस एक्सीजनल बायोप्सी का ही दूसरा नाम है टोटल बायोप्सी, टोटल बायोप्सी। और इस इंसीजनल बायोप्सी का नाम होता है सब टोटल बायोप्सी। अब अगर अपन बात करें कि ये टोटल और सब टोटल बायोप्सी क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये ट्यूमर है, इसकी साइज यहां पे हमें बड़ी लग रही है, बड़ी साइज का ये ट्यूमर है। लेकिन अगर ये ट्यूमर की साइज इतना बड़ा ना हो करके इतनी सी साइज का ये ट्यूमर होता है जिसकी साइज छोटी है, और इसे हमें इसका एक टुकड़ा बाहर निकाल के देखना है, तो जब छोटी साइज का ट्यूमर होता है तो उस दौरान क्या करते हैं, जब टिश्यू का टुकड़ा बाहर निकालना ही है तो क्यों ना इस पूरे ट्यूमर को ही कट करके बाहर निकाल दें। अगर छोटी साइज का ट्यूमर है तो जब उस दौरान बायोप्सी करेंगे तो अपन इस पूरे ट्यूमर को ही कट करके बाहर निकाल देते हैं। छोटी साइज का ट्यूमर है तो उसको हमने टोटली कट डाउन करके बाहर निकाल दिया। और ऐसी बायोप्सी जिसके अंदर अगर ट्यूमर की साइज क्या है, स्मॉल है, और छोटी साइज का अगर ट्यूमर है और उस दौरान बायोप्सी के साथ साथ इस ट्यूमर को ही कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, अगर रिमूव कर दिया है किसको, ट्यूमर को, तो ऐसी बायोप्सी कहलाती है एक्सीजनल, या उसको हम कहते हैं टोटल बायोप्सी। एक्सीजनल या टोटल बायोप्सी का मीनिंग है कि अगर जो हम ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं वो छोटी साइज का है तो बायोप्सी के साथ साथ उस ट्यूमर को ही कट डाउन करके बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी बायोप्सी को कहा जाता है एक्सीजनल, एक्सीजन करना, बाहर निकालना, एक्सीजनल। और उसी को कहा जाता है टोटल बायोप्सी, उसी को क्या कहा जाता है, टोटल बायोप्सी। दूसरा अगर अपन बात करें इंसीजनल या सब टोटल, अगर जो ट्यूमर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी साइज बड़ा है और उसको बायोप्सी के साथ साथ कट करके बाहर निकालना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस दौरान क्या करते हैं, उस ट्यूमर का एक पर्टिकुलर टिश्यू टुकड़े को कट डाउन करके बाहर निकाला जाता है। टोटल ट्यूमर को बाहर नहीं निकाला जाता है, सिर्फ उसके एक पार्ट को या टिश्यू के टुकड़े को ही कट डाउन करके बाहर निकाला जाता है। ऐसी बायोप्सी कहलाती है इंसीजनल या सब टोटल बायोप्सी। क्लियर चीज, बायोप्सी मींस लिविंग टिश्यू के टुकड़े को कट डाउन करके बाहर निकालना, ऑटोप्सी मींस डेड टिश्यू के टुकड़े को कट डाउन करके बाहर निकालना। अगर ट्यूमर छोटी साइज का है और बायोप्सी के साथ साथ एंटायर ट्यूमर को ही बाहर निकाला जाता है तो एक्सीजनल या टोटल बायोप्सी कहलाती है। और अगर ट्यूमर साइज बड़ी है तो उसके अंदर सिर्फ ट्यूमर के एक पर्टिकुलर पार्ट या टिश्यू को कट डाउन करके बाहर निकाला जाता है, वो इंसीजनल या सब टोटल बायोप्सी कहलाती है। यहां तक क्लियर है क्या? देखिएगा, अगर अपन बात करें तो अभी अपन ने बात की है बायोप्सी की, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि और कौन से डायग्नोस्टिक टूल हो सकते हैं तो यहां पर देखिएगा, यहां हमने लिखा है एफएनएसी। एफएनएसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होती है वो होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सब कुछ इसके नाम में ही रखा है। साइटोलॉजी मींस साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, सेल को एग्जामाइन करने के लिए क्या करते हैं, फाइन निडल, ट्यूमर के अंदर एक फाइन निडल को इंसर्ट किया जाता है। सेल को एग्जामाइन करने के लिए या साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए एक फाइन निडल या थिन निडल को ट्यूमर में एंटर करते हुए क्या करना, एस्पिरेशन करना। अपन ने यहां पर ट्यूमर के अंदर क्या किया है, एक थिन निडल को इंसर्ट किया है और उसके बाद में उस ट्यूमर के फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है सिरिंज की मदद से। और जब हम यहां पर मान लीजिए ये ट्यूमर है और इस ट्यूमर के फ्लूइड को यहां से अपन इस थिन निडल को इंसर्ट करते हुए एस्पिरेट करेंगे तो उस एस्पिरेशन वाले फ्लूइड के अंदर कुछ यहां की ट्यूमर सेल है वो भी क्या होगी, बाहर आ जाएगी। और हमें करना क्या है, इस ट्यूमर की सेल का ही तो क्या करना है, एग्जामिनेशन। तो अपन ने यहां पर किसी भी प्रकार का कोई इंसिजन नहीं लगाया है, किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा नहीं दिया है, अपन ने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर थिन या फाइन निडल को इंसर्ट करके फ्लूइड को एस्पिरेट किया है। और जब अपन ने ट्यूमर फ्लूइड को एस्पिरेट किया तो उसके अंदर कुछ सेल्स बाहर आ गई है और उन सेल को हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। इस प्रकार की ये भी एक प्रकार की बेसिकली क्या है, बायोप्सी है, लेकिन इसमें इंसिजन नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ एक थिन निडल को या फाइन निडल को इंसर्ट करके फ्लूइड को एस्पिरेशन किया जाता है और उसमें आने वाली सेल का साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना, उसी को हम कहते हैं फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या एफएनएसी। अगर हम बात करें कि एफएनएसी क्या है तो आपको जवाब देना है। एफएनएसी बेसिकली एक टाइप ऑफ बायोप्सी है जिसके अंदर ट्यूमर या जो अबनॉर्मल टिश्यू है
उसके अंदर एक थिन निडल को इंसर्ट करते हुए फ्लूइड का एस्पिरेशन किया जाता है और उस एस्पिरेटेड फ्लूइड के अंदर आने वाली सेल का एग्जामिनेशन करना, उसी को हम कहते हैं फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, या उसी को अपन कहते हैं एफएनएसी। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि किसी पर्सन में अगर कैंसर को डिटेक्ट करना है तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी काम में ले सकते हैं, जिसको अपन ने लिखा है यूएसजी। देख लीजिएगा यहाँ पर यूएसजी प्रोब यहाँ पर मूव की जा रही है और वहां पर रिपोर्ट देखी जा रही है। तो हम यूएसजी की मदद से भी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी भी मदद ले सकते हैं। इसके अंदर हायर एनर्जेटिक साउंड वेव्स है, उन साउंड वेव्स के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, पिक्चर ली जाती है। तो यहाँ अपन ने लिखा है अल्ट्रासोनोग्राफी या यूएसजी की मदद से भी हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करें कि और क्या हो सकता है, तो अपन ने लिखा है यहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर करते हुए उसकी इमेजिंग करना, जिसको अपन ने लिखा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई। यहाँ पर देख लीजिएगा ये एमआरआई मशीन है, ये पेशेंट यहाँ पर काउच पे लेटा हुआ है और साथ में यहाँ पर क्या होगा, टेक्नीशियन है। तो ये प्रोसीजर जो परफॉर्म करने जाने वाला है या परफॉर्म किया जाने वाला है, उस प्रोसीजर को अपन ने क्या नाम दिया है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो हम कैंसर को डायग्नोस करने के लिए एमआरआई की भी मदद ले सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि क्या और कोई प्रोसीजर हो सकता है, आंसर जाएगा यस। देखिएगा एक्सरेज काम में लेकर के अपन करते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन। हम सीटी स्कैन जिसके अंदर एक्सरेज, हायर एनर्जेटिक एक्सरेज काम में ली जाती है, तो अपन सीटी के अंदर एक्सरेज काम में लेकर के उसके अंदर अपन कैंसर डायग्नोस करने के लिए सीटी की भी मदद ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो सकता है, तो आंसर जाएगा यस, हो सकता है। देखिएगा लिखा हुआ है मेमोग्राम। मेमोग्राम किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में। ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप फील हो रहा है या ब्रेस्ट कैंसर हम सस्पेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इस मेमोग्राम वाले प्रोसीजर के अंदर ही क्या किया जाता है, रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट की जाती है आईवी रूट से। और रेडियो ओपेक डाई जो आपने इंजेक्ट की है वो सर्कुलेट हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन के साथ वॉल बॉडी में। और अगर उस फीमेल के अंदर मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट के अंदर वहां पर मान लीजिए कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, तो इस ब्रेस्ट वाले पार्ट के अंदर वो रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, तो यहां पर सर्कुलेट होगा और सर्कुलेट होने के बाद में ब्रेस्ट टिश्यू के द्वारा उसका क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। ब्रेस्ट टिश्यू का एब्जॉर्प्शन के बाद में जो मेमोग्राफी वाली मशीन होती है उसके साथ में यहां पर एक्सरेज गिराई जाती है, सेफ अमाउंट का रेडिएशन दिया जाता है और सेफ अमाउंट का रेडिएशन देते हुए ब्रेस्ट टिश्यू का विजुअलाइजेशन करना, मेमोरी ग्लैंड का विजुअलाइजेशन करना, इसी को अपन ने क्या लिखा है, मेमोग्राम। और जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोग्राम किस में काम में लिया जाता है, तो मेमोग्राम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर या ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर काम में लिया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर है। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि क्या और कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो सकते हैं, आंसर जाएगा यस। हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन के द्वारा भी कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी कोई लंप या ट्यूमर या ओवरग्रोथ हो रही है तो उसको हम डायरेक्टली विजुअलाइज करके पता लगा सकते हैं। और डायरेक्ट विजुअलाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर होंगे। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है गैस्ट्रोस्कोपी, और गैस्ट्रोस्कोपी को काम में लिया जाता है फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ स्टोमक। गैस्ट्रोस्कोपी काम में लेते हैं फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ स्टोमक। स्टोमक को विजुअलाइज करने के लिए जो प्रोसीजर काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। देखिए इस गैस्ट्रोस्कोपी में ये एक स्कोप है जिसका नाम है गैस्ट्रोस्कोप। इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोस्कोप। और गैस्ट्रोस्कोप को काम में लेते हुए गैस्ट्रिक रीजन या स्टोमक रीजन को विजुअलाइज किया जा रहा है, इसको अपन ने क्या नाम लिखा है, गैस्ट्रोस्कोपी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए गैस्ट्रोस्कोपी क्या है, तो अपन कहेंगे कि गैस्ट्रोस्कोपी वो प्रोसीजर है जिसके अंदर गैस्ट्रोस्कोप को काम में लेते हुए किसका विजुअलाइजेशन किया जाता है, स्टोमक का विजुअलाइजेशन किया जाता है। अगर अपन बात करें कि इसके अलावा और कोई प्रोसीजर, तो नेक्स्ट लिखा है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी के अंदर अपन बात करें तो यहां पर देखिएगा ये एक टेक्नीशियन है, इसके हाथ में ये जो एपरेटस है, इस एपरेटस का नाम है कोलोनोस्कोप। इसका नाम है कोलोनोस्कोप। और इस कोलोनोस्कोप की मदद से क्या किया जाता है, उसको रेक्टम से एंटर करवाते हुए उसकी लार्ज इंटेस्टाइन का विजुअलाइजेशन किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं, कोलन। और कोलन का यहां पर देख लीजिएगा, इस कोलोनोस्कोप की मदद से कोलन का विजुअलाइजेशन किया जाता है। और कोलन का विजुअलाइजेशन करना क्या कहलाएगा, कोलोनोस्कोपी कहलाएगा। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं पर भी ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका विजुअलाइजेशन किया जाता है कोलोनोस्कोप से, और ये जो प्रोसीजर होता है ये कोलोनोस्कोपी कहलाता है। यस। नेक्स्ट देखिएगा अपन ने लिखा है ब्रोंकोस्कोपी। यहां पर इस टेक्नीशियन के हाथ में जो ये एपरेटस है इसको अपन ने नाम दिया है ब्रोंकोस्कोप।
इस ब्रोंकोस्कोप को अंदर की ओर एंटर करवाया जाता है। एंटर करवा करके ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स का विजुअलाइजेशन इसकी मदद से किया जाता है। इसके अंदर जो प्रोसीजर का अपन कर रहे हैं उसका नाम है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी मींस विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकाई, लंग्स और ट्रेकिया। और इसके अंदर अगर अपन बात करें कौन सा एपरेटस काम में लेते हैं तो आंसर देंगे इसके अंदर अपन ब्रोंकोस्कोप काम में लेते हैं। तो अगर लंग कैंसर, ट्रेकिया में कोई ओवरग्रोथ, ब्रोंकाई में कोई ओवरग्रोथ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा उसका डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अपन ने लिखा है लैरिंजोस्कोप। इससे तो आपका बहुत ज्यादा काम पड़ा होगा। जब भी पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो ये लैरिंजोस्कोप काम में लेते हैं। ये लैरिंजोस्कोप की देखिएगा ब्लेड वाला पार्ट है जो अंदर की ओर लैरिंग्स के अंदर जा रहा है और साथ में इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये लैरिंगोस्कोप जुड़ा हुआ है और उसके आगे क्या है, लैरिंगोस्कोप की ब्लेड जुड़ी हुई है। लैरिंगोस्कोप को एंटर करवा करके विजुअलाइजेशन किया जाता है। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं लैरिंग्स का कैंसर, लैरिंग्स के अंदर कोई ओवरग्रोथ हो रही है तो लैरिंग्स का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करने के लिए जो अपन काम में लेते हैं एपरेटस, उसका नाम तो है लैरिंजोस्कोप। और जो प्रोसीजर काम में लेते हैं लैरिंग्स के विजुअलाइजेशन के लिए उसको हम कहते हैं लैरिंजोस्कोपी। अगर हम बात करें कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, कुछ प्रोसीजर है क्या, तो देखिएगा नेक्स्ट अपन ने लिखा है कोल्पोस्कोपी। बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन की कोल्पोस्कोपी क्या है, तो वह प्रोसीजर जिसके द्वारा हम वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस, वह प्रोसीजर जिसके द्वारा हम वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस का विजुअलाइजेशन करते हैं उसको हम कहते हैं कोल्पोस्कोपी। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज कोल्पाइटिस। कोल्पाइटिस क्या होता है, तो वेजाइना के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, कोल्पाइटिस कहा जाता है। कोल्पो वर्ड काम में लेते हैं वेजाइना के लिए, तो कोल्पोस्कोपी के द्वारा वेजाइना का, सर्विक्स का और यूट्रस का विजुअलाइजेशन किया जाता है। यहां पर एक स्कोप आप देख रहे हैं, इस स्कोप का नाम है कोल्पोस्कोप। और इस कोल्पोस्कोप की मदद से हम किसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, वेजाइना का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम सर्विक्स का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और इसके मदद से ही हम यूट्रस का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो कोल्पोस्कोपी वह प्रोसीजर है जिसमें कोल्पोस्कोप की मदद लेते हुए वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस का विजुअलाइजेशन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कोल्पोस्कोपी कहते हैं। यस और नॉट। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा लिखा है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी के अंदर देखिएगा ये जो ऑपरेटस यहां पे काम में लिया जा रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टोस्कोप। और सिस्टोस्कोप को यहां पर देखिएगा यूरेथ्रा के थ्रू, ये यहां पर क्या है, यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के थ्रू एंटर करवाया जाता है सिस्टोस्कोप को। कहां पर, यूरिनरी ब्लेडर में। और यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरेथ्रा के थ्रू सिस्टोस्कोप को इंसर्ट करवा करके यूरिनरी ब्लेडर का विजुअलाइजेशन करना। यूरिनरी ब्लेडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं सिस्टाइटिस। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो विजुअलाइजेशन करने के लिए जो प्रोसीजर काम में लेते हैं उसका नाम है सिस्टोस्कोपी। और इसमें जो एपरेटस काम में लेते हैं उसका नाम है सिस्टोस्कोप। यस और नॉट। उसके बाद में देखिएगा अपन बात करें क्या इसके अलावा भी और किसी प्रकार का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जा सकता है, आंसर जाएगा यस। नेक्स्ट देखिएगा लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के अंदर ये जो एक एपरेटस यहां पर इंसर्ट करवाया जा रहा है डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल के थ्रू, ये जो एपरेटस यहां पर डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल से इंसर्ट करवाया जा रहा है इसका नाम तो है लेप्रोस्कोप। और इस लेप्रोस्कोप की मदद से एब्डोमिनल कैविटी का और पेल्विक कैविटी का, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जीआईटी के ऑर्गन का भी विजुअलाइजेशन किया जा सकता है और पेल्विक कैविटी का भी। पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी का लेप्रोस्कोप से विजुअलाइजेशन करना, इसी प्रोसीजर को अपन क्या नाम देते हैं, तो आंसर देंगे लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी वह प्रोसीजर है जिसमें लेप्रोस्कोप की मदद से पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जाता है, उसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगर अपन बात करें उसके बाद में अपन ने लिखा है ओटोस्कोपी। इससे भी आपका बहुत बार काम पड़ा होगा। अगर हमें ईयर ड्रम, ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल को देखना है तो ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम के विजुअलाइजेशन के लिए जो प्रोसीजर हम काम में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओटोस्कोपी कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगर अपन बात करें राइनोस्कोपी। यहां पर ये राइनोस्कोप है। इस राइनोस्कोप के द्वारा इस प्रोब को अंदर नेजल कैविटी में इंसर्ट करवाया जाता है और नेजल कैविटी में इंसर्ट करके यहां पर देखिएगा ये फिल्म देखी जा रही है, नेजल कैविटी का और नेजल साइनस का या नोज का विजुअलाइजेशन करना राइनोस्कोप की मदद से जो प्रोसीजर कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, राइनोस्कोपी कहते हैं। यस और नॉट। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या इसके अलावा और कोई प्रोसीजर है तो देखिएगा ऑप्थेल्मोस्कोपी। ये ऑप्थेल्मोस्कोपी में ये डॉक्टर है,
सॉरी, यहां हम पढ़ रहे थे, यहां अपन बात कर रहे हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी की। यहां अपन बात कर रहे हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी की। देखिएगा इसके अंदर ये डॉक्टर है और ये ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से आई का विजुअलाइजेशन करना। ऑप्थेल्मोस्कोपी मींस विजुअलाइजेशन ऑफ आई। इसके अंदर ये जो प्रोसीजर है आई विजुअलाइजेशन का, उसको तो अपन कहते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी। और जो एपरेटस इसमें मदद में लिया जाता है, जिसकी मदद से ये ऑप्थेल्मोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, उस एपरेटस का नाम क्या है? ऑप्थेल्मोस्कोप। ये यहां पर लिखा हुआ भी है ऑप्थेल्मोस्कोप। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन ने लिखा है डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर मार्कर। डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर मार्कर, अगर अपन बात करें कि क्या और कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो सकते हैं कैंसर डिटेक्शन के लिए, तो अपन ने नेक्स्ट लिखा है डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर मार्कर। अब ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं, तो यहां पर देखिएगा, अगर अपन बात करें ट्यूमर मार्कर की, अगर हम ट्यूमर मार्कर की बात करें तो देखिएगा, ये मान लीजिए एक ट्यूमर सेल है, सॉरी ये मान लीजिए एक नॉर्मल सेल है, इसके आसपास में ये नॉर्मल सेल है और नॉर्मल सेल मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू। अब अपनी बॉडी की हर एक सेल के सीक्रेशंस होते हैं, हर एक सेल के द्वारा कुछ न कुछ प्रोडक्शन किया जाता है, कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस की जाती है, हर सेल का यानी कुछ सीक्रेशंस है। अब ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के द्वारा अपने अपने सीक्रेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये अपने सीक्रेशंस को क्या डाल देती है, कर देती है ब्लड में डाल देती है। जैसे मान लीजिए अपन यहां पे बात कर रहे हैं प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स है, उन प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के द्वारा कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस की जाती है और वो अपनी प्रोटीन को बना करके ब्लड में डाल देती है, जिसको कहा जाता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो जिस मेल पर्सन के अंदर प्रोस्टेट होगी, उस प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल होगी, वो अपने सीक्रेशंस को ब्लड में डालेगी और उनके सीक्रेशंस ऑलवेज हमें ब्लड में मिलेंगे, लेकिन वो नॉर्मल रेंज में मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से इस प्रोस्टेट के अंदर कुछ सीक्रेशंस बढ़ने लग गए, या फिर मान लीजिए किसी भी प्रकार से उस पर्सन के अंदर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन आया और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर क्या हुआ, इस प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होने लग गया। और प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होने लग गया, जिसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल थी वो अबनॉर्मल प्रोलिफरेट करने लग गई, उसकी ओवरग्रोथ होने लग गई, उसके अंदर कैंसर फॉर्मेशन हो गया। अब जब पहले सेल नॉर्मल थी तब भी वो सीक्रेशन डाल रही थी ब्लड के अंदर, तो वो नॉर्मल सीक्रेशन मिल रहे थे, उसकी रेंज नॉर्मल थी। अब अचानक से इस सेल का प्रोलिफरेशन हो गया, सेल के काउंट बढ़ गए और जैसे जैसे सेल के काउंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन सेल के द्वारा प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, अगर अपन बात करें इस ब्लड के अंदर, अब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ज्यादा आने लग जाएगा सेल के द्वारा, और ज्यादा आने लग जाएगा तो अचानक से ब्लड के अंदर इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन है, ये ब्लड में अचानक से बढ़ने लग जाए, इसका मतलब हम क्या सस्पेक्ट करें कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल थी उनका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गया, वो अबनॉर्मल रूप से डिवाइड होने लग गई, उनके नंबर बढ़ गए हैं और उनके नंबर जब बढ़ गए हैं तो उनके सीक्रेशंस भी बढ़ गए हैं और वो सीक्रेशंस ओवर प्रोडक्शन वाले सीक्रेशंस ब्लड में आए और ब्लड में उसका अचानक से लेवल बढ़ गया। तो किसी भी प्रकार के सीक्रेशंस का या किसी भी प्रकार के सेल्यूलर सीक्रेशन का ब्लड के अंदर अचानक से बढ़ जाना, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर सेल के काउंट बढ़ रहे हैं, जिससे उसके सीक्रेशंस भी बढ़ रहे हैं। अब अगर अपन बात करें कि ये डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर मार्कर, कौन कौन सी सेल के क्या क्या ट्यूमर मार्कर या कौन कौन से कैंसर के क्या क्या ट्यूमर मार्कर होंगे, तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करें यहां पर ट्यूमर मार्कर की। यहां अपन ने लिखा है सबसे पहले देखिएगा अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP या अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन की अगर अपन बात करें तो ये ट्यूमर मार्कर होता है जर्मिनल सेल कैंसर का।
जर्म सेल या अपन बात करें गोनेट्स का जो कैंसर होता है, टेस्टिकुलर कैंसर या ओवेरियन कैंसर हो जाए तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ब्लड में अचानक से बढ़ा हुआ मिलेगा। और दूसरा अगर अपन बात करें लीवर कैंसर हो जाए तो हिपेटोकार्सिनोमा के अंदर भी ब्लड के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अबनॉर्मली हाई मिलेगा। यानी कि ब्लड के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का बढ़ा हुआ लेवल दो चीजों को इंडिकेट कर रहा है, एक तो जर्म सेल कैंसर हो सकता है, दूसरा लीवर कैंसर हो सकता है। उसके बाद में सेकंड देखिएगा पीएसए या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का ब्लड के अंदर अचानक से बढ़ जाना, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उस पर्सन के अंदर प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एमएसए, मसल स्पेसिफिक एंटीजन। मसल स्पेसिफिक एंटीजन का ब्लड के अंदर बढ़ जाना, ये इंडिकेट करता है मायोसार्कोमा। ब्लड के अंदर एमएसए या मसल स्पेसिफिक एंटीजन का बढ़ा हुआ लेवल किसका इंडिकेट कर रहा है? मसल्स के कैंसर का या मस्कुलर टिश्यू का कैंसर, क्या कहलाएगा? मायोसार्कोमा। उसके बाद में अगर अपन बात करें वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला बार बार क्वेश्चन, एक तो है पीएसए का, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन किसका ट्यूमर मार्कर है? तो प्रोस्टेट कैंसर का। और एक आता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ जाना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कोरियोकार्सिनोमा, प्लासेंटल कैंसर या कोरियोकार्सिनोमा का लेवल, कोरियोकार्सिनोमा के वाली कंडीशन के अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है? तो आंसर देंगे एचसीजी या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद में लिखा हुआ है टीटीएफ। टीटीएफ का मतलब होता है थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। टीटीएफ यानी कि थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और लंग कैंसर के अंदर या फेफड़ों के कैंसर के अंदर ये थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या टीटीएफ ब्लड के अंदर एबनॉर्मली हाई मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है कैल्सिटोनिन। अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन तो ये थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर होता है तो थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वाली कंडीशन के अंदर ये कैल्सिटोनिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अल्फा फीटोप्रोटीन का ब्लड के अंदर अचानक से बढ़ जाना दो चीजों को इंडिकेट कर रहा है, जर्म सेल कैंसर या लीवर कैंसर को। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का ब्लड के अंदर अचानक से लेवल बढ़ जाना प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। मसल स्पेसिफिक एंटीजन का ब्लड के अंदर बढ़ जाना मायोसार्कोमा को इंडिकेट कर रहा है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या एचसीजी का अचानक से ब्लड के अंदर बढ़ जाना कोरियोकार्सिनोमा को इंडिकेट करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एचसीजी किस कैंसर में बढ़ा हुआ मिलता है? तो आंसर जाएगा कोरियोकार्सिनोमा। टीटीएफ या थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का बढ़ा हुआ लेवल किस बात को इंडिकेट करता है? फेफड़ों या लंग्स के कैंसर को। और कैल्सिटोनिन का लेवल थायराइड कैंसर वाली कंडीशन के दौरान ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि क्या इनके अलावा भी कोई ट्यूमर मार्कर होते हैं, आंसर जाएगा यस। देखिएगा नेक्स्ट है डेस्मिन प्रोटीन, स्मूथ मसल सार्कोमा। स्मूथ मसल सार्कोमा के लिए वर्ड काम में लेते हैं लियोमायो। स्मूथ मीन्स लियो, मसल्स मीन्स मायो, लियोमायो सार्कोमा। स्मूथ मसल सार्कोमा या लियोमायो सार्कोमा वाली कंडीशन के अंदर डेस्मिन प्रोटीन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है CEA, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है। CEA का मीनिंग होता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। और कोलोरेक्टल कैंसर, कोलन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के और रेक्टम के कैंसर वाली कंडीशन के अंदर ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है देखिएगा HMWC। HMWC का मीनिंग होता है हाई मोलिकुलर वेट साइटोक्रेटिन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है HMWC या हाई मोलिकुलर वेट साइटोक्रेटिन। ये HMWC यूरिनरी ब्लैडर वाली कंडीशन के दौरान ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि ब्लड के अंदर HMWC का बढ़ना किस बात को इंडिकेट कर रहा है? यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में आगे लिखे हुए तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। CA99 या कार्सिनोजेनिक एंटीजन 99 जो है वो CA पैनक्रियाज के अंदर यानी कि पैनक्रियाटिक कैंसर के दौरान ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद में लिखा है CA2729 एक प्रोटीन है जिसका नाम है मेमोग्लोबिन। मेमोग्लोबिन या CA2729 का ब्लड के अंदर बढ़ जाना किस बात को इंडिकेट कर रहा है? ब्रेस्ट कैंसर को। और उसके बाद में लिखा है CA125 का ब्लड के अंदर अचानक से लेवल बढ़ जाना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर ओवेरियन कैंसर या ओवेरी का कैंसर हो सकता है। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था एम्स बठिंडा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लड के अंदर किसका लेवल या कौन से
ट्यूमर मार्कर का लेवल बढ़ जाना ओवेरियन कैंसर को इंडिकेट करता है, या ओवेरियन कैंसर के दौरान ब्लड के अंदर कौन सा ट्यूमर मार्कर अबनॉर्मली हाई मिलेगा, तो आंसर जाएगा CA125। CA125 का ब्लड के अंदर बढ़ जाना ओवेरियन कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये अपन ने डिफरेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में बात की है कि किसी भी पर्सन के अंदर अगर कैंसर हो जाए तो उस कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल जो है वो काम में ले सकते हैं। और इसके अंदर अपन ने बात की है, वन बाय वन हम समराइज कर रहे हैं। अपन ने स्टार्ट किया था इस लेक्चर को जिसके अंदर अपन ने बात की थी कि हम कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल काम में ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात की कि किसी भी डिजीज को, कोई भी डिजीज हो, कैंसर क्यों, कोई अदर भी डिजीज हो, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। देन अपन ने ट्यूमर या कैंसर डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरेज की मदद ले सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन की मदद ले सकते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि ट्यूमर को अपन अच्छे से विजुलाइज करने के लिए एंजियोग्राम कर सकते हैं रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करते हुए। लिम्फेटिक सिस्टम को अच्छे से विजुलाइज करने या लिम्फेटिक सिस्टम के ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए लिम्फ एंजियोग्राम कर सकते हैं। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने सर्वाइकल कैंसर के लिए बात की थी कि पेप स्मीयर काम में लेते हैं। ये कन्फर्मेटरी नहीं है, कन्फर्मेटरी उसके अंदर अपन ने बात की थी सर्वाइकल बायोप्सी है। और पेप स्मीयर करने के लिए अपन ने बात की थी कि एक स्पेक्यूला काम में लेते हैं जिसको हम एरिज स्पेक्यूला कहते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी बायोप्सी और ऑटोप्सी। लिविंग टिश्यू का सैंपल लेना या टिश्यू के टुकड़े को बाहर निकालना बायोप्सी कहलाता है, जबकि डेड टिश्यू के टुकड़े को बाहर निकालना ऑटोप्सी कहलाता है। बायोप्सी में अपन ने बात की थी कि दो प्रकार की होती है। अगर छोटी साइज का ट्यूमर है तो टुकड़े के साथ साथ ट्यूमर को ही बाहर निकाल दिया जाता है, वो कहलाती है एक्सिजनल या टोटल बायोप्सी। और ट्यूमर की साइज बड़ी हो तो उसके एक टुकड़े को कट करके बाहर निकाला जाता है, उसको अपन ने नाम दिया था इंसिजनल या सब टोटल बायोप्सी। उसके बाद में एक और बायोप्सी थी जिसको अपन ने नाम दिया था FNAC या फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। देन अपन ने बात की अपन USG या अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद ले सकते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या CT की मदद से कैंसर को डायग्नोस किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट टिश्यू के प्रॉपर विजुलाइजेशन के लिए मेमोग्राम काम में लिया जा सकता है। और किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ओवरग्रोथ को देखने के लिए डायरेक्ट विजुअलाइजेशन जिसमें गैस्ट्रोस्कोपी से स्टोमक का विजुअलाइजेशन किया जाता है। कोलोनोस्कोपी में कोलन का विजुअलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट अपन ने ब्रोंकोस्कोपी में बात की थी कि ब्रोंकाई और लंग्स का विजुअलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट अपन ने लेरिंजोस्कोपी में बात की, लेरिंग्स का विजुअलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कोल्पोस्कोपी के अंदर वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस का विजुअलाइजेशन किया जाता है। सिस्टोस्कोपी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर का विजुअलाइजेशन किया जाता है। लेप्रोस्कोपी के अंदर अपन ने लेप्रोस्कोप की मदद से एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी का विजुअलाइजेशन किया जाता है। ओटोस्कोपी के अंदर अपन ईयर ड्रम और ईयर ऑडिटरी कैनाल का विजुअलाइजेशन किया जाता है। राइनोस्कोपी के अंदर नोज नेजल कैविटी और नेजल साइनस का विजुअलाइजेशन किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी के अंदर ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से आई का विजुअलाइजेशन किया जाता है। और लास्ट में अपन ने कुछ डिफरेंट टाइप के सीक्रेशंस जिनको अपन ट्यूमर मार्कर नाम देते हैं, उस ट्यूमर मार्कर का ब्लड के अंदर एलिवेटेड लेवल उस पर्टिकुलर ऑर्गन के कैंसर का होना सस्पेक्ट करता है। ये आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल अपन काम में ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।